हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज मैं आप सभी लोगों को वर्ण विचार हिंदी व्याकरण टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने वर्ण विचार पाठ को अच्छे से समझा दिया था, जिसमें मैंने स्वर, व्यंजन, इसके अलावा उच्चारण स्थान, लिपि के बारे में इन सारे चीज़ों को मैंने बताया था। तो आज इन्हीं सभी से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सभी लोगों के बीच लेकर के आया हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं और इस टॉपिक का हमारा आज का पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि वह ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते कहलाती है। व्यंजन, स्वर, वर्ण या कोई नहीं। वह ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वो हमारा वर्ण कहलाता है। ठीक ना? आप लोग याद रखिएगा, इसको मैंने बताया भी था कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें बताया गया है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कुल पूछेगा तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। और मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो 44 है। मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो कितने हैं? तो 52 है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे तीसरा नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा गया कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? तो 52 है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे चौथा नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा गया कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्शी यानी कि स्पर्श व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो वो 25 है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, पांचवा नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जिसमें बताया गया है कि व्यंजनों की कुल संख्या मानी गई है। तो व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 11 है कि 21 है कि 33 है कि 44 है? तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो मूल व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन या व्यंजन, तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। ठीक, 33 कौन कौन? तो क से लेकर के ह तक जो भी हमारे वर्ण है या हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, तो इनकी संख्या कितनी है? तो 33 है। तो इसलिए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें बताया गया कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते उसे कहते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि जिन वर्णों का हम अगर उच्चारण करेंगे और फिर किसी अन्य वर्ण की या अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेंगे तो वह हमारा क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर क्या कहता है? कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः या स्वयं हो या जिसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाएगा, वही तो हमारा स्वर है। तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 7वां नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा गया कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हमारा क्या कहलाता है? तो वो व्यंजन कहलाता है। यानी स्वर की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होगा उसे हम लोग व्यंजन कहेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे 8वां नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा गया है 8वां नंबर प्रश्न में कि जो ना तो स्वर है और ना ही क्या है? व्यंजन है। जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अयोग्य व संयुक्त व्यंजन, वर्ण या स्वर। तो जो मतलब कि ना स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं, तो ऐसे वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? अयोग्यवाह बोलते हैं। ठीक ना? अब अयोग्यवाह कौन कौन से होते हैं? तो ये हमारा अनुस्वार होता है और एक हमारा होता है विसर्ग होता है। यही दोनों अयोग्यवाह हैं। तो इसलिए 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें कहा है कि अयोग्यवाह कितने होते हैं। तो अयोग्यवाह कितने होते हैं? तो अभी आप लोग को बताया, एक अनुस्वार हो गया और दूसरा क्या हो गया? विसर्ग हो गया। तो इसलिए इनकी संख्या कितनी हो गई? 2। तो अयोग्यवाह कितने हैं? तो
2 है। इसी तरह हम लोग 10वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कहा गया कि अयोग्य वाक्य है। तो अयोग्य वाक्य कौन कौन है? स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग और अनुस्वार है कि वर्ण है? तो अयोग्य वाक्य कौन से हैं? तो वो विसर्ग और अनुस्वार है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका उत्तर। इसी तरह 11वें नंबर प्रश्न को देखेंगे कि प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालव्य, दंत या ओष्ठ? तो हम बताए थे आप लोगों को कि क वर्ग का उच्चारण क्या होता है? कंठ से होता है, ठीक। उसी तरह च वर्ग का उच्चारण जो है तालु से होता है, तालु से। फिर ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से, त वर्ग का उच्चारण दंत से, और प वर्ग का जो उच्चारण होता है प वर्ग का, वो किससे होता है? तो ओष्ठ से होता है। प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से। तो इसीलिए हमारा ओष्ठ जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 12 नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा गया कि किस क्रमार्क में स्पर्श व्यंजन नहीं है? किस क्रमार्क में स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो स और ह, ख और ग, त और थ, द और ध। तो स्पर्श व्यंजन हमारा क्या होता है? क से लेकर के म तक होता है, ठीक। क से म तक स्पर्श व्यंजन होता है। तो क से म तक में अगर हम देखेंगे तो द और ध आता है, तो ये होगा नहीं। त और थ भी आता है, ख और ग भी आता है, लेकिन स और ह जो है स्पर्श व्यंजन ये नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा जा रहा है कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? अब हमें पूछा गया यहाँ पर स्वरों की संख्या। यहाँ पे हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि देवनागरी लिपि लिखा है तो देवनागरी लिपि में स्वर अलग हो जाएंगे, नहीं। देवनागरी लिपि में स्वर की संख्या भी अगर कहेगा तब हमको बताना है कि स्वर की संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को, जिसमें कहा गया कि तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन मतलब कि जो जिन वर्णों का उच्चारण जो क्या हो? तालु से हो, ठीक। तो तालु से किस वर्ण का उच्चारण होता है? तो क वर्ग का कंठ से, ठीक। च वर्ग का जो है तालु से होता है। च वर्ग का क्या होता है? तालु से होता है। तो यहाँ हम ऑप्शन में देखेंगे ट ठ ड ढ अड़, तो ये तो मूर्धा से इसका उच्चारण होगा, तो ये होगा नहीं। त थ द द न इसका दंत से उच्चारण होगा। प फ ब भ, तो ये तो ओष्ठ से इसका उच्चारण होगा, लेकिन च छ ज ज जो है इसका तालु से उच्चारण होगा। तो तालव्य वर्ण यही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग को बात समझ में आ रहा है ना कि मैं कैसे आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी तरीके से एग्जाम में ग्रामर का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग को ऐसा ही ऑप्शन को छांटना है कि हाँ कौन ऑप्शन मतलब सही नहीं है, और उसके बाद बनाना है। ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आधा सुधा पढ़े और फिर जो तुरंत टिक लगा के किधर भी बढ़ गए, तो वो गलत हो जाएगा। और ये सब जो टॉपिक है ये प्लस पॉइंट सब्जेक्ट है, सॉरी प्लस पॉइंट जो मतलब कि प्रश्न है, तो इसको जो है हमें मतलब कि अच्छे से कवर करना है। आगे चलेंगे हम लोग 15वें नंबर प्रश्न को देखने। तो इसमें बताया गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग वर्ण कहते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 16 नंबर प्रश्न को, जिसमें बताया गया कि ह जो हमारा है, ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक ना। यहाँ पर ह वर्ण का जो है उच्चारण स्थान पूछा गया है कि ह का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है? तालव्य होता है कि स्वर तंत्र होता है कि कंठ होता है कि कोई नहीं? तो ह का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है? कंठ होता है, ठीक ना। कंठ से जो है ह का उच्चारण स्थान होता है। इसके अलावा अ आ हो गया, कवर्ग हो गया, विसर्ग हो गया, इनका उच्चारण हम लोग कंठ से करते हैं। इसके बाद हम 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कहा गया कि स्वर होते हैं। स्वर क्या होता है? अल्पप्राण होता है कि महाप्राण होता है कि घोष होता है कि अल्पप्राण और घोष दोनों होता है? तो स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वर हमारा क्या होता है कि घोषवर्ण होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है 17 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 18 नंबर प्रश्न को। इसमें पूछा गया कि महाप्राण ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि जो है कौन सी है? तो महाप्राण में क्या होता है? हम आप लोग को बताए थे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, और उसके बाद अंतस्थ उष्म व्यंजन, अंतस्थ नहीं उष्म व्यंजन। तो तलाबी स, मूर्धन्य स, दांती स और ह, ये होता है हमारा। तो यहाँ पे देखेंगे छोटी और बड़ी दिया है, तो ये होगा नहीं।
च और ज दिया था, च 1 नंबर पे आता है, ज तुम्हारा जो कितने नंबर पे आता है तो 3 नंबर पे, तो ये भी नहीं होगा। प 1 नंबर पे आता है और ये भी नहीं होगा, लेकिन तलाबी श मूर्धन्य स ये होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें पूछा गया कि महाप्राण ध्वनि है, सेम क्वेश्चन लिखा गया है, महाप्राण ध्वनि है में तो छोटी छोटी है, च जो है छोटी छोटी होगा नहीं, च जो होगा नहीं, प और यह होगा नहीं, तो ये हमारा जो है कौन हो जाएगा, तो दोनों स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था वो। 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से अल्पप्राण ध्वनि नहीं है। अब यहाँ पर अल्पप्राण ध्वनि नहीं है पूछ रहा है। यहाँ पे पूछा था कि महाप्राण ध्वनि कौन है, महाप्राण ध्वनि कौन है, ठीक। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले अल्प प्राण को निकालेंगे। तो क और ग ये तो अल्प प्राण है, तो ये होगा नहीं। इसके बाद प और ब, तो प फ ब 3 नंबर पे आता है और उसके बाद जो प 1 नंबर पे, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि अल्प प्राण है। अ और आ ये भी नहीं होगा क्योंकि अल्प प्राण, ये तो मतलब कि कह सकते हैं कि अल्प प्राण में आता नहीं है, तो इसको हम लेंगे नहीं। ख और ध कह रहा है, तो ख 2 नंबर पे आता है और ध हमारा 4 नंबर पे आता है, तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा अल्पप्राण ध्वनि हो जाएगा। रेयर केस में आप लोग और आ को भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है बी नंबर ऑप्शन ही सही होगा, ख और ध, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, महाप्राण होगा। तो अल्पप्राण ध्वनि ये नहीं है। इसी तरह 21वां नंबर प्रश्न को देखेंगे तो इसमें बताया कि निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण में क्या होता है कि जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है, पहला और दूसरा अक्षर वो होता है हमारा अघोष वर्ण। और इसके अलावा जो तीनों स होता है, तलाबी श, मूर्धन्य श और दांती, तलाबी श, मूर्धन्य स और दांती स, तीनों जो स हमारा है वो हमारा क्या होता है कि अघोष वर्ण होता है, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। तो अघोष वर्ण कौन नहीं है ये बताना है। तो पहला दूसरा क और ख ये तो होगा, च और छ ये भी हमारा अघोष वर्ण है। प 1 नंबर पे आता है और स जो है तुम्हारा जो है ये भी हमारा घोष वर्ण है, लेकिन ध जो है 4 नंबर पे आता है और द 3 नंबर पे, तो ये अघोष वर्ण नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें करेक्ट निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ण नहीं है, कौन घोष वर्ण नहीं है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क और ख ये तो घोष वर्ण है, तो ये होगा नहीं। ब और भ, तो ब कितने नंबर पे आता है, तो प फ ब 3 नंबर पे आ गया, ठीक। और उसके बाद जो है भ 4 नंबर पे आ गया, तो ये भी नहीं होगा। ग जो है हमारा कितने नंबर पे आता है, तो ग जो है हमारा ग न जो है 3 नंबर पे आता है और घ 4 नंबर पे, तो ये भी घोष वर्ण नहीं होगा। मतलब घोष वर्ण है या नहीं की बात किया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, इसको हम लोग जो है घोष वर्ण डी नंबर ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 23 नंबर प्रश्न को, जिसमें कहा गया है कि क का उच्चारण स्थान है। तो क का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि क वर्ग का उच्चारण कंठ से, तो क वर्ग में क आता है तो हमारा कंठ हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कह रहा है कि च का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। क्या है, तालु। तो च का उच्चारण स्थान जो है हमारा क्या हो गया, तालु हो गया, ठीक। च का उच्चारण स्थान तालु। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कह रहा है कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, तो ट वर्ग का क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग देख ही रहे हैं कि सारा प्रश्न जो है आसान है, ऐसा ही क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, तो मैं आप लोग को इसी तरीके का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक। जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि इससे भी और अच्छी वीडियो हमारे वो लोग तक पहुंच सके। इसके बाद 26वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि जो दांती स है, दांती स का पूछा जा रहा है कि उच्चारण जो है स्थान क्या है। तो दांती स है, तो दांती स जाहिर सी बात है कि दांती स कह रहा है तो इसका दांत यानी दंत से इसका उच्चारण होगा, तो इसलिए दांती स का उच्चारण क्या होता है, दंत से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरह बात करेंगे हम लोग जो है 27वां नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा जा रहा है कि तलाबी श, मूर्धन्य श, दांती स और ह, इन सभी का जो है उच्चारण जो है
जो है क्या होता है उच्चारण, या मतलब कि तालाबी स, मूर्धन्य स, दंती स, इन सभी को जो है हम क्या कहते हैं, तो इन सभी को हम लोग अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे हम लोग 28वां नंबर प्रश्न का। अंतस्थ व्यंजन के बाद एक मिनट यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन जो है यरल होता है। अंतस्थ व्यंजन यरल होता है, ठीक ना। अंतस्थ व्यंजन यरल होता है। यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गया है कि अंतस्थ व्यंजन यरल है, ठीक ना। तो इस प्रश्न का अगर हम सही उत्तर देखेंगे तालाबी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह का, तो ये उष्म व्यंजन है, ठीक ना। ये उष्म व्यंजन है, ये हमारा क्या है, उष्म व्यंजन है। तो इसलिए 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ए नहीं। ए जो है अंतस्थ व्यंजन में यरल होता है, उष्म व्यंजन जो तालाबी स, मूर्धन्य स और दंती स होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है हमारा जो है बी जो है वो सही होगा। इसके बाद हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि ब का उच्चारण स्थान है, जो ब है तो ब में प, फ, ब, भ, म हम लोग जो लिखते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान हमारा क्या है, पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो ब का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 29वां नंबर प्रश्न को। इसमें पूछा गया कि घ ध्वनि का ध्वनि स्थान क्या है, मतलब घ जो है, घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, क्योंकि कवर्ग में ही घ आता है, तो इसलिए कंठ जो इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 30वां नंबर प्रश्न को। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ण है, कौन सा घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण में हम लोग क्या देखें, सभी स्वर, ठीक, सभी स्वर हम लोग को मालूम है कि घोष वर्ण होता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कहीं स्वर है, नहीं है, इसको अभी छाट देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को घोष वर्ण में क्या याद रखना है, तो घोष वर्ण में हम लोग देखें कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर अंतस्थ व्यंजन यानी यरलव, यरलव हो गया, यरलव और फिर उसके साथ ह हो गया। ये हमारा जो है क्या घोष वर्ण है। तो सभी स्वर, इसमें भी स्वर लिखा नहीं है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, तो ट जो है 1 नंबर पे आता है, ठीक। उसके बाद त थ 2 नंबर पे आता है, ठीक। उसके बाद जो है कहा जा रहा है स, तो स जो है इसमें होता नहीं है, ठीक है। और न जो है, तो उसके बाद त ठ त थ द ध न, न 5 नंबर पे आता है। तो हमारा ये जो 5 नंबर है, तो घोष वर्ण ये पहला नंबर तो ये होगा नहीं, क्योंकि घोष वर्ण कहता है कि तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। थ 2 नंबर पे आ रहा है, तो ये होगा नहीं, स होगा नहीं, इसलिए हमारा न जो है ये सही होगा, क्योंकि न जो है पांचवा अक्षर आता है किसमें, तवर्ग में। त थ द ध न पढ़ते हैं ना, तो 5 नंबर पे आता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा घोष वर्ण होता है। तो इसलिए न जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि घोष वर्ण किसे कहेंगे और घोष किसे कहेंगे, तो हमारे जो है चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग, तो वहां पर जो है आप लोग देखिएगा कि हिंदी व्याकरण 2026 करके जो है एक प्लेलिस्ट बना होगा। उसमें जो है आपको वर्ण विचार पाठ के जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं वो सारे आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां जा करके आप लोग जो है घोष वर्ण और अघोष वर्ण के वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे मैंने अच्छे तरीके से बताया कि घोष वर्ण क्या होता है, अघोष क्या होता है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तभी आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं कि घोष और अघोष क्या कहलाता है, अल्पप्राण महाप्राण क्या कहलाता है। जो लोग पहले वो वीडियो को देख लिया तो उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है। अब यहाँ पे अघोष वर्ण कह रहा है, तो इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है और तीनों स होता है। तो एक दंती स हो गया, फिर तालाबी स हो गया और फिर मूर्धन्य स हो गया, मतलब तीनों हो गया। तो यहाँ पे तो एक स दिख ही रहा है, ह, अ और ज। तो ज 3 नंबर पे आता है, ये होगा नहीं, अ होगा नहीं, ह होगा नहीं, तो ये हमारा स जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद बात करेंगे 32 नंबर प्रश्न का, जिसमें कह रहा है कि छ जो ध्वनि है किसके अंतर्गत आती है, मूल स्वर की, घोष वर्ण की, संयुक्त वर्ण की, तालव्य वर्ण। तो जो छ ध्वनि है, छ ध्वनि ये किसके बना हुआ है, तो क और स के मेल से बना हुआ है। छ हमारा क और स के मेल से, तो क और स के मेल से बना है छ। तो छ जो है ये क्या है,
हमारा संयुक्त वर्ण है। क्यों संयुक्त वर्ण कह रहे हैं? क्योंकि जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है वो क्या होता है कि दो व्यंजनों के मेल से बनता है। तो मूल स्वर में तो होगा नहीं, क्योंकि अ छोटी छोटा उ और ऋषि वाला री आता है। घोषवर्ण आप लोग को मालूम है कि उसकी संख्या 31 होती है, तो घोषवर्ण में ये आएगा नहीं। तो संयुक्त वर्ण जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें बताया गया है कि इनमें से कौन दीर्घ स्वर है, अ, बड़ी ई, ए या च। तो दीर्घ स्वर कौन है? तो वो बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कह रहा है कि ज्ञ जो है संयुक्त वर्ण किन ध्वनियों से बना है। तो आप लोगों को मैंने बताया था क्लास के दौरान कि छ जो है वो किससे बना है, तो क और स के मेल से। ठीक, त्र जो है किससे बना है, तो त और र के मेल से बना है। ठीक, उसके बाद ज्ञ जो है ज्ञ जो है ज और इ के मेल से बना है। ठीक, ज और इ के मेल से। और उसके बाद जो है हमारा बात करेंगे किसका, तो श्रवण वाला श्र का। तो ये किससे बना है, तो तलाबी श और र के मेल से बना है। तो ज्ञ की बात करेंगे तो ये किससे बना है, आधा ज और इ के मेल से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कहा गया कि उस व्यंजन की संख्या कितनी है। तो उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4। कौन कौन, तो तलाबी श, मूर्धन्य श, दांती श और ह होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 36 नंबर प्रश्न का। इसमें कहा गया कि अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है। तो अल्प प्राण जो कि आप लोग को मालूम है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, तो इसका संख्या कितना हो गया, 15। ठीक, इसके बाद जो है आगे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा अंतस्थ व्यंजन जो है वो शामिल है। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन का संख्या 4 होता है। तो 15 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो संख्या कितना हो गया, 19। तो इसलिए 19 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि अल्प प्राण की संख्या 19। और महाप्राण की संख्या की अगर बात किया जाएगा, महाप्राण की संख्या कितना होता है, 14 होता है। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग 37वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो देखो वही प्रश्न आ गया कि महाप्राण की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो 14 है। तो इसका संख्या हम लोग को 14 बताना है और अल्प प्राण की संख्या कितना बताना है, 19 बताना है। इसी तरह घोषवर्ण की संख्या कितनी है, तो 31 है। और अघोषवर्ण की संख्या कितनी है, तो 13 है। ठीक, इन दोनों में कॉमन यही है कि एक 31 होगा, एक 13, यानी एक को उल्टा कर देंगे। जैसे 13 में 3 इधर कर दिए, एक उधर कर दिए, तो 31 हो गया। तो 31 में 3 उधर कर दिए, एक पहले कर दिए, तो 13 हो गया। तो वैसा कॉन्सेप्ट इसमें है। अगर आप भूलिएगा तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। इसके बाद अगर 38वां नंबर प्रश्न को आप लोग देखेंगे तो पूछा गया कि उच्चारण स्थान मुख्यतः है, यानी मुख्यतः कितने हैं, 6 कि 7 कि 8 कि 9। तो उच्चारण स्थान मुख्यतः कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। कौन कौन, तो एक कंठ हो गया। ठीक, एक कंठ हो गया, दूसरा तालु हो गया। ठीक, तीसरा मूर्धा हो गया। ठीक ना, तीसरा मूर्धा जिसको तालु का ऊपरी भाग बोलते हैं। एक दंत हो गया, एक ओष्ठ हो गया हमारा, ओष्ठ। ठीक, और एक जो है हमारा क्या हो गया, ओष्ठ के अलावा एक अनुनासिक हो गया, अनुनासिक। तो ये हमारा सब क्या होगा, यही हमारे जो है उच्चारण स्थान है, जो मुख्यतः कितने होते हैं, 6 होते हैं। 3 और होते हैं जिसमें कंठ और तालु के मेल से कंठ तालव्य बनते हैं। दंत और ओष्ठ के मेल से दंतोष्ठ्य बनते हैं। कंठ और ओष्ठ के मेल से कंठोष्ठ्य बनते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। 39वें नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें कहा गया है कि बताइए कि संसार की अधिकतर लिपियां लिखी जाती है किस ओर से किस ओर, दाएं से बाएं यानी राइट से लेफ्ट, बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट, कि ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर। तो किस ओर से किस ओर लिखी जाती है संसार की अधिकतर लिपियां, तो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। तो 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 40वें नंबर प्रश्न को, जिसमें कहा गया है कि पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो पंजाबी भाषा की लिपि को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या कह रहा है, पहला नंबर ऑप्शन देवनागरी, दूसरा नंबर रोमन, तीसरा नंबर गुरुमुखी और चौथा नंबर पंजाबी कह रहा है। तो देवनागरी भाषा जो किसकी, देवनागरी जो लिपि है वो किस भाषा की लिपि है, तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इसकी ये लिपि है। तो ये होगा नहीं। रोमन जो है वो हमारा जो अंग्रेजी भाषा की लिपि है।
गुरुमुखी और पंजाबी, ये दोनों में मतलब कंफ्यूजन होगा। तो बहुत लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो पंजाबी भाषा की लिपि पंजाबी करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो क्या होगा, गलत होगा। पंजाबी भाषा की लिपि पंजाबी नहीं होगा, गुरुमुखी होगा, ठीक ना। पंजाबी भाषा की लिपि क्या होता है, गुरुमुखी होगा। तो अगर पूछा जाएगा कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो आप लोगों को बताना है गुरुमुखी होता है। तो 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये टोटल जो है 40 प्रश्न था, टोटल 40 प्रश्न जो वर्ण विचार टॉपिक से था। ये सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन सभी लोगों को आप लोग जो है अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे एसएस लोकर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ फ्री में आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आप जल्दी जाइए और टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। इस क्लास को भी जो आप लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग जो है किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। मैं तत्पर हूँ आप लोगों के लिए, मतलब कि वीडियोस बनाने के लिए। बाकी आगे के लिए जो है आप लोग मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।